जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने के वाले हैं, हम लोग ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम योर साइकोलॉजी। सो मैं क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ एंड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज गोना बी द क्वेश्चन पेपर जो कि तुम्हारा आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा ही फॉर्मेट होगा, एकदम सब कुछ इसी तरीके का होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि हम लोग कैसे किस अप्रोच में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड उस अप्रोच में हम सभी आंसर्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें पता चलेगा आंसर राइटिंग का क्या वे होता है। नंबर 3, तुम्हें पता चलेंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए वाइल डूइंग द क्वेश्चन पेपर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इस वीडियो को पूरा एकदम एंड तक देखना ताकि तुम्हें पता चले कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो सेक्शन ई तक होंगे तुम्हारे, सेक्शन ए से लेके ई तक, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हम एमसीक्यू सबसे पहले करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम लोग को क्या होता है ना, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे जनरली छूट जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पहले 1 मार्क्स का सेक्शन ए को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद फिर सेक्शन ई को कंप्लीट करना चाहिए, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स क्वेश्चन, और उसके बाद आराम से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन को करना चाहिए। देखो मैं आपने बताऊं कि मैं क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करती थी। तो मैं सबसे पहले ना क्वेश्चन पेपर को पढ़ती थी। जैसे कि मैंने सेक्शन ए डिसाइड किया करने का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं पूरा क्वेश्चन देख लूंगी एंड क्वेश्चन के आंसर मैं अपने माइंड में लाके रख दूंगी या छोटा सा गैप बना दूंगी। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे देख रहे हो एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे हर एक आंसर के आसपास एक छोटा छोटा डॉट्स टाइप है। ये क्यों है ना, बिकॉज मैं ऐसे ही करती थी क्वेश्चन पेपर में। मुझे अपना क्वेश्चन पेपर मिलता था, मैं सेक्शन ए को रीड करती थी, सारे आंसर्स पॉइंट कर देती थी और उसके बाद फिर नेक्स्ट अपने जैसे ही मेरा आंसर राइटिंग टाइम स्टार्ट होता था मैं फटाफट से आंसर लिख देती थी। उसके बाद मेरा सेक्शन ई आता था, एक सेक्शन ई को मैं अच्छे से रीड करती थी, 6 मार्क्स में क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद सारे आंसर्स को मैं पॉइंट वाइज अपने माइंड में लाती थी एंड जैसे ही राइटिंग टाइम होता था फटाफट फटाफट लिख देती थी। तो तुम लोग ऐसे करोगे तो तुम्हारे आंसर्स दिमाग में ऑलरेडी रेडी होंगे और तुम्हें करना क्या होगा, बस पेन लेना है, पेपर पे लिख डालना है, ठीक है। दैट विल बी द बेस्ट थिंग you can do for yourself as well, ठीक है। अब सेक्शन ए पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड बिकॉज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ Option A, people and things. Option B, emotions and beliefs. Option C, perception and religion. And option D, mind and behavior. And the right answer, psychology is defined as the study of what? As the study of mind and behavior. Option number D, you're right. ठीक है, आंसर को अपने माइंड में लाओ एंड चेक करो कि सही है कि गलत है, ओके। कभी कभार डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए 3 आवर्स बैठ के लिखना। तो सबसे पहले तो तुम क्या कर सकते हो कि जैसे मेरे जनरली स्टूडेंट्स करते हैं कि मेरे से मांग लेते हैं वो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि मैं भेज देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे एंड वो लोग क्या करते हैं उसका प्रिंट आउट लेके उसे 3 आवर्स बैठ के मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व करते हैं। तुम ये भी कर सकते हो या फिर तुम लोग ये वीडियो देख सकते हो जिससे तुम्हारा जो सैम्पल पेपर है, मॉक टेस्ट तो नहीं दे पाओगे एग्जैक्टली बट या तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो बोथ द अप्रोचेस इज बेस्ट। तुम देख लो तुम्हारे पे कौन सा अप्रोच अच्छे से काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद भी ये वीडियो जरूर देखना होता है बिकॉज पता चलता है कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है तुम्हारी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। वॉटसन एंड स्किनर इन दोनों ने कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की पढ़ाई की है? द ऑप्शन इज ए फंक्शनलिज्म, बी कॉग्निटिव, सी social cultural and D behavioral, and the right answer is behaviorism. Okay, question number 3 क्या पूछ रहा है? Where was the primary laboratory of contemporary psychology established? And your options are option A Moscow, option B Leipzig and option C Delhi. And इसका आंसर बहुत easy है, सबको पता है Leipzig में सबसे पहला हमारा प्राइमरी लाइब्रेटरी खुला था साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु कॉन्सेप्चुलाइज द हायरार्की ऑफ नीड्स। हम लोगों ने मोटिवेशन एंड इमोशनल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किसने हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स को दिया था, राइट। तो क्या वो मैकलैंड है, क्या वो बैंड्यूरा थे, अब्राहम एच मैस्लो थे या फिर एल्बर्ट थे? एंड द राइट आंसर इज डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इजी, अब्राहम एच मैस्लो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए तो फ्रूड एम्फसाइज करते हैं इन द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग पीपल्स पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रूड ने बताया था किस चीज की इंपॉर्टेंस दी थी टू स्टडी और शेप पर्सन्स और पीपल्स पर्सनैलिटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी को शेप करने में हेल्प करती है। हमें अपने हिसाब से नहीं बताना, हमें फ्रूड के हिसाब से बताना है कि वो क्या सोचते थे। ऑप्शन ए फ्री विल, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस डिजायर, ऑप्शन सी हार्मोन्स, ऑप्शन डी
ग्रुप इन्फ्लुएंस, एक्चुअली अगर मैं फ्रूड की बात करूं, सिगमंड फ्रूड की, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करते थे ह्यूमन के अनकॉन्शियस डिजायर्स पे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वाई ऑप्शन बी विल बी राइट। अब अनकॉन्शियस डिजायर्स को वो क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनके हिसाब से किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो शेप हो रही होती है कि हमारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के डिजायर्स क्या है, मोटिव्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पर्सनालिटी को, हमारे काम को, हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं शेप करती है। एंड दैट इज द रीजन वाई ही एम्फसाइज मोर ऑन unconscious desires. Question number 6 पे आए, evolutionary psychology has its roots in what? Option A behaviorism, option B collectivism, option C functionalism या फिर option D structuralism. And the right answer of this question is yes, option number C, विच इज फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में हम लोग क्या ध्यान देते हैं? इवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है कि हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पे जो अडॉप्ट कर पाता है, चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाता है, वही आगे बढ़ता है, राइट। तो हम फंक्शन को यहाँ पे देखते हैं। फंक्शनलिज्म मतलब क्या होता है कि फंक्शन ऑफ माइंड, राइट। So functionalism is all about evolutionary psychology focuses on. So that's why this is the answer. Moving on to question number 7. Which of the subsequent may be a goal of psychology? अब तुम्हें बताना इनमें से गोल क्या है ऑफ साइकोलॉजी, इन सभी में से। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ए, प्रिडिक्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दोज। एंड द राइट आंसर इज यस, ऑल ऑफ दोज। ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हेन द ड्राइव फीचर्स अ बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस इट इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी इंसेंटिव, ऑप्शन सी इम्प्रिंटिंग या फिर ऑप्शन डी लिबिडो। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे तुम लोग फंस सकते हो, ओके, बट आंसर इज ड्राइव। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ऐसा कौन सा मोटिव फीचर्स है जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे रिलेटेड होता है। सो द आंसर इज ड्राइव। ड्राइव क्यों? बेसिकली अगर मुझे प्यास लगी होती है तो ड्राइव इज ऑल अबाउट जो मुझे बायोलॉजिकली फोर्स करता है, मुझे फील होता है, मेरे माउथ ड्राई हो जाते हैं, थ्रोट सूख जाते हैं, तो मुझे पता चलता है कि हाँ मुझे अब प्यास लगी है, राइट। सो दैट इज योर ड्राइव, विच इज हमें बायोलॉजिकली सिग्नल देने वाला होता है हमारा ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे बोला क्या है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल कौन से रिसर्च की मदद से हो पाता है? क्या ये एक्सपेरिमेंट मेथड से होता है, सर्वे मेथड से होता है, केस स्टडी से होता है या फिर ऑब्जर्वेशन से होता है? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, विच इज यस, केस स्टडी। Next है question number 10. The process by which an individual grows and changes throughout life cycle is termed as option A growth, option B development, option C maturation and option D evolution. And this is again very very easy question. The right answer is development. अब देखो यहाँ पे जो भी questions हम लोग discuss कर रहे हैं, it is most important for your exam as well. तो इसे ignore मत करना है, इसे अच्छे से seriously follow करते जाओ, ठीक है? Okay. Question number 11 की बात करें, a type of observation conducted in participant normal environment without interference from the researcher. यानी कि ऐसा कौन सा observation का type है जिसको conduct किया जाता है normal environment में? ध्यान दो, क्या ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है या फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है? एंड द राइट आंसर अगेन इज वेरी इजी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग्स पे जाके ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. द लिटिलेस्ट डिफरेंस विद इन द वैल्यू ऑफ टू स्टिमुलाई is termed as what? Option A absolute Lyman, option B absolute threshold, option C difference Lyman, option D difference threshold. And the right answer of this question is, the right answer is option number C difference Lyman. क्यों? Because हमें littlest difference between two variable या between two stimuli पता चलता है। जैसे कि let's suppose पानी में चीनी था, ठीक है, and पानी बहुत मीठा था। अब मैंने 2 स्पून डाला हुआ था शुगर, तो मीठा था, लेकिन अब मैं उसी पानी में और 3, 4 या 5 चम्मच डाल देती हूँ शुगर, तो अब पानी का जो टेस्ट है वो और ज्यादा मीठा होगा। पहले वाला तो नॉर्मल मीठा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा मीठा होगा, राइट। सो दिस इज द लिटलेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू स्टिमुलाई विच इज नोन एज योर डिफरेंस लाइमन, ओके। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करें, द विजुअल इल्यूजन वेयर टू पैरेलल लाइन्स अपीयर टू कन्वर्ज इन द डिस्टेंस is known as
dash. Option A Muller-Lyer illusion, option B Ponzo illusion, option C Amaze room illusion, या option D linear perspective. And the right answer we all know that is linear perspective. जैसे मैंने रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दिया था कि रेलवे ट्रैक क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं तो हमें यहाँ से ये इस तरीके का दिख रहा है, राइट, इतना डिस्टेंस हम लोग को फील होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे खड़ा होके देखते हैं ना तो हमें दिख रहा होता है कि रेलवे ट्रैक्स जाके कहीं एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर देखें तो हमें लगता है कि दो पैरेलल लाइंस है तो वो आगे जाके मतलब मीट करेंगे एट अ पॉइंट, बट ऐसा होता नहीं है। वी ऑल नो राइट कि रेलवे ट्रैक मीट करेंगे तो फिर क्या होगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, जहां पे बोला गया कि डिसअपियरेंस और वीकनिंग ऑफ अ रिस्पॉन्स फॉलोइंग द रिमूवल और एब्सेंस ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलस और द रिमूवल ऑफ अ रीइंफोर्सर इज नोन एज। अब यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो गए, पक्का से कंफ्यूज हो गए, एंड मैं देखती हूँ तुम इसका कैसे सही आंसर देते हो। ऑप्शन ए एक्सटिंक्शन, ऑप्शन बी स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, या ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। एंड द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर? ओके, द राइट आंसर इज एक्सटिंक्शन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है मैम ये तो बता दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि अगर हम कोई लर्नड बिहेवियर को सीखने के बाद वापस भूल जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि जब भी तुम अच्छे मार्क्स लाते हो मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना कि तुम अच्छे मार्क्स और अच्छे मार्क्स लाने लगे, 90, 95 आते आते अब 99 पे पहुंच गए हो तुम लोग, इतने अच्छे नंबर लाते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें गिफ्ट देना ही बंद कर दी हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, अब धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट खो जाएगा, अब तुम बोलोगे नहीं मैम कुछ नहीं देती है, अब हम नहीं लाएंगे अच्छे मार्क्स। उसके बाद फिर तुम्हारे मार्क्स वापस से वहीं पहुंच गए जहाँ पे पहले थे। तो अब क्या होगा, तुम्हारा भूल गए, तुम एक लर्न कराया हुआ बिहेवियर तुम भूल गए। तो ये क्या हुआ, तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने रीइंफोर्समेंट हटा दिया, तुम वो बिहेवियर करना ही भूल गए, राइट, डिसअपियर हो गया वो बिहेवियर फ्रॉम योर मेमोरी। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द टर्म मोटिवेशन केम फ्रॉम आइडेंटिकल लैटिन रूट व्हाट? इज इट ऑप्शन ए मूवमेंट, ऑप्शन बी मूव, ऑप्शन सी मूवमेंट और moment, or option D movier? And the right answer is very easy again, option D movier. Question number 16 पे मूव करते हैं, द फीलिंग ऑफ हंगर रेगुलेटेड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अब जब हमें भूख लगती है तो ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो ट्रिगर करता है और हमें हमारे ब्रेन को बताता है? इज इट ऑप्शन ए हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन बी अमाइगडाला, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी फ्रंटाला कॉर्टेक्स? एंड द राइट आंसर इज yes, hypothalamus. So with this we have completed our section A. I hope तुम लोगों को समझ में आ गया कि MCQs कैसे करते हैं। कुछ ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता था या डाउट है तो तुम लोग एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हो, जहाँ पे जो आंसर नहीं हो सकता है उसे तुम हटा दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे नहीं आता था पर मैंने एलिमिनेट किया कि नहीं ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, शायद ये हो सकता है, या फिर मतलब जैसे एलिमिनेट करते हो ना तो तुम्हारा आंसर सही पकड़ने का ना जो चांसेस होता है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। सो एलिमिनेट वाला प्रोसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, so now we will discuss section number E, which is question number 31. What is the meaning of motivation? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है which word it comes from, ये दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है। एंड तीसरा क्वेश्चन तुमसे अलग से क्या पूछ रहा है कि मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड को एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, मोटिवेशन का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, फिर दूसरे पॉइंट में तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि फ्रॉम विच वर्ड इट कम्स फ्रॉम, एंड द थर्ड मतलब कुछ लाइन छोड़ने के बाद फिर मैस्लोज की हायरार्की नीड को एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली। तो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड को कैसे एक्सप्लेन करना है, तुम्हें फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देना, उसके बाद फिर you have to explain the hierarchy of needs, starting from physiological needs to the safety needs, from biological needs, belongingness, उसके बाद फिर तुम्हें आना है self esteem and self actualization पे, ठीक है। and उसके बाद एक conclusion if possible, if you will write then तुम्हारा मार्क्स गारंटीड ही है कि तुम्हें मिलेगा। ओके, तो देख लेते हैं कैसे आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले तुम देख लो, मोटिवेशन रिफर्स टू द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स और गाइड्स सस्टेन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, राइट। फिर ये कौन से वर्ड से है, लैटिन वर्ड मूवियर से, विच मीन्स टू मूव, ठीक है। उसके बाद फिर तुम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया एंड दिस इज इनफ फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या एक्सप्लेन करना है तुम्हें, अब्राहम मैस्लो का नीड्स ऑफ हायरार्की या हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर तुम लोगों ने इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया सभी पॉइंट्स को, एंड देन यू हैव गिवन अ कंक्लूजन। तो इससे तुम्हें फुल 6 मार्क्स मिलेंगे ऐसे लिखने पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो तुम ये और वाला क्वेश्चन कर सकते हो, विच इज व्हाट इज लर्निंग,
CS और UCS क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स क्या है ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसको देखते हैं कि कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले तुमको लर्निंग का डेफिनेशन लिख देना है, विच इज दैट लर्निंग इज डिफाइंड बाय रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर प्रोड्यूस बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, ये तुम्हें लिख देना है। तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। दूसरा क्या हो गया कि तुम्हें बताना है कि कंडीशन स्टिमुलस या CS क्या होता है। कंडीशन स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि इट इज समथिंग कि वो तुम्हारा न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जो मैं जानबूझ के दे रही होती हूँ ताकि तुम कोई बिहेवियर को सीख जाओ। फॉर एग्जाम्पल पहले केस में मैं तुम्हें जानबूझ के रीइंफोर्समेंट तुम्हें मैं गिफ्ट दे रही थी ताकि तुम्हें याद हो जाए कि जब भी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे तब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो दैट इज योर कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करें तो ऐसे स्टिमुलस जो कि नेचुरली और ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है तुम्हारे एक रिस्पॉन्स को, दैट इज योर अनकंडीशन स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल डॉग के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि डॉग ऑटोमेटिकली फूड को देख के सलाइवा सिक्रीट करता था। ठीक है, तो वो नेचुरल एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर रहा था एक रिस्पॉन्स को, दैट इज सलाइवा। ओके, that is your unconditioned stimulus. Whereas determinants of classical conditioning, next question का पोर्शन पूछा था, तो determinants क्या है? टाइम रिलेशंस। ठीक है, टाइम रिलेशंस के अंदर एक होता है डिलेड कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग, फिर साइमल्टेनियस एंड बैकवर्ड कंडीशनिंग, जिसमें से सबसे इफेक्टिव एंड सबसे बढ़िया क्या होता है? डिलेड कंडीशनिंग। और डॉग के एक्सपेरिमेंट में भी डिलेड कंडीशनिंग का इस्तेमाल हुआ था, राइट? इन डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल, बट फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट तुम्हारा जो कंडीशनिंग का डिटर्मिनेंट्स है, दैट इज योर टाइप्स ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस। दैट इज एपेटिव दे रहे हो या फिर अवर्सिव दे रहे हो। एपेटिव मतलब कि कोई प्लीजेंट दे रहे हो जो मुझे पसंद है, या फिर अवर्सिव जो कि मुझे नहीं पसंद है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देके जबरदस्ती मुझसे कोई काम करवाना टाइप्स हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूं ना टाइप ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस का, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब तुम अच्छे नंबर लाओ, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? दो चीज कर सकती हूँ। पहला, तुम्हें खूब पीटूं और जबरदस्ती तुम्हारे से अच्छे मार्क्स लाऊं। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है कि तुम्हें एक बिहेवियर याद करा दूं, जैसे कि जब तुम अच्छे मार्क्स लाओ तो कभी मैं तुम्हें घूमने लेके चली गई, कभी मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया। तो इससे क्या हो गया ना, तुम्हारे अंदर मतलब एक होगा कि हाँ, अब मैं जब भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा मुझे इतना परसेंटेज मिलेगा, मुझे मैम कुछ देगी, राइट? द गिफ्ट वन इज योर एपेटिव स्टिमुलस एंड द बैड वन, जो जहाँ पे मैं तुम्हें मारूंगी पीटूंगी जबरदस्ती करवाऊंगी, तो दैट इज योर अवर्सिव स्टिमुलस। ओके, मूविंग ऑन टू इंटेंसिटी। अब मैं जो तुम्हें दे रही हूँ उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रॉन्गर है, मोर नोटिसेबल है, देन तुम जल्दी सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल जो गिफ्ट है वो तुम्हारी पसंद का है, तो तुम सीखोगे ये बिहेवियर को, तुम अच्छे मार्क्स लाओगे। लेकिन अगर वो गिफ्ट तुम्हारे पसंद नहीं आया तो तुम बिहेवियर शो नहीं करोगे, तुम अच्छे मार्क्स लाने का नहीं सोचोगे, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, विच इज व्हाट इज इमोशन। इमोशन क्या होता है, जिसको तुम्हें 1 मार्क्स में बता देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इंपॉर्टेंट क्यों है टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस, तो ये तुम्हें समझाने देना है दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेज टू मैनेज नेगेटिव इमोशंस। एंड चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है फुल फॉर्म बता दो PTSD का। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख देंगे डेफिनेशन। इमोशन क्या होता है? इमोशन मतलब एक होता है कॉम्प्लेक्स ऑफ फीलिंग्स, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल देन साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, थॉट एंड बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, ये सब तुम लिख दोगे। फिर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मैनेज नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस अगर मैनेज नहीं रहते ना तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, हमारी इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स, वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, मेंटल वेलबींग में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी डेली लाइफ को लीड करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। और भी क्या चीजें हो सकती हैं, हमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, एग्रेशन की प्रॉब्लम हमारे अंदर आ सकती है अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो अब इसीलिए ये होता है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस, जो तुम आराम से लिख सकते हो, राइट? देन आ जाते हैं हमारे वेज ऑफ मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। बता दो कि भाई तुम्हें अपने इमोशंस से तुम्हें अवेयर रहना कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, मतलब तुम क्या सोच रहे हो, कौन से सिचुएशन को तुम पॉजिटिवली ले रहे हो, नेगेटिवली ले रहे हो, तुम्हारा माइंड किस तरीके का है। नंबर 2 तुम्हारा सोशल सपोर्ट, तुम्हारी फ्रेंड्स एंड फैमिली, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तुम्हारा, वो तुम्हें ध्यान रखना है। तीसरा क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी कि तुम्हें मेडिटेशन रोज करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। देन योर फोर्थ पॉइंट इज कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पे तुम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिमूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम देखते हो कि तुम इस सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे हो, फिर नेगेटिव फीलिंग आती है, नहीं नहीं नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कल एग्जाम है एंड तुम लोग सोचो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं फेल हो गया, लाइक दिस। ठीक है, अब तुम लोग ऐसे सोचोगे। तो अब इस नेगेटिव थॉट को तुम ध्यान से देखो, समझो, और उसके बाद फिर तुम्हें बोलो कि कोई बात नहीं, कल एग्जाम है तो देखते हैं कि आज क्या किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज योर पॉजिटिव वन। ओके, सो दिस इज योर कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग।
लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई पीटीएसडी का फुल फॉर्म बता दो, विच इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसलिए बोलती हूँ कि बॉक्स मत छोड़ा करो, ठीक है, बॉक्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का भी एक और क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा कि पाइजेट का स्टेज ऑफ डेवलप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो। तो ये डायरेक्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया। तो अब यहाँ पे पाइजेट के स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझा दो, एक इंट्रोडक्शन दे दो, फिर अपना मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख दो एंड देन एक कंक्लूजन देके एंड करो आंसर को। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग आंसर ऑफ 6 मार्क्स। अब कुछ लोगों को डाउट होता है ना कि मैम कौन से क्वेश्चंस में मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन रहना चाहिए। देखो मैं तो बोलूंगी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स है, 4 मार्क्स है, 3 मार्क्स उसमें रखा करो, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं जिसमें हम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस सेंस में हम कोशिश करते हैं। बट मैं तो बोलूंगी कि सीबीएसई के जो मार्किंग स्कीम होता है ना, उसमें भी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और फिर मेन बॉडी ऐसे ही स्ट्रक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट ईयर तुम्हें बोर्ड देना, तो मैं तो बोलूंगी कि अभी से अपने आंसर राइटिंग को परफेक्ट रखो, दैट इज गोना हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो यहाँ पे तुम बता देना कि पाइजेट का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहले आता है सेंसरी स्टेज, जहाँ पे बच्चे धीरे धीरे रिफ्लेक्स करना शुरू करते हैं। देन आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे लॉजिक यूज करने लग जाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 प्लस में आता है। तो ये सबको एक्सप्लेन कर देना अच्छे से डिटेल में। ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन नंबर बी, विच इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट से ज्यादा देना ही नहीं है, ठीक है, 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं देना है। सो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि री क्या होता है, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसी के अंदर, दैट इज गिव सूटेबल एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लेनिंग री। ओके, सो देख लो कैसे आंसर तुम्हें लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन दे दिया 1 पॉइंट में कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है। भाई प्रोसेस होता है जिससे हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ लर्निंग अ बिहेवियर वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देन क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लो कि एक चाइल्ड है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, तो अब उसे तुम प्रेज करो, तो वो उसको प्रेज से प्लेजर मिलेगा और फिर अगली बार वो फिर से कोशिश करेगा कि वो अपने होमवर्क को टाइम से कर ले, ताकि तुम उसे प्रेज करो या फिर तुम उसे गिफ्ट दो, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिससे हम सिखाते हैं। रीइंफोर्समेंट के जरिए हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी इंसान को कोई पर्टिकुलर बिहेवियर सिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है तुमसे, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 17। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। देख लो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे लिखना है, तुम्हें टेबल बना लोगे तो बेस्ट रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब ऐसा मेमोरी जहाँ पे हमारे इंफॉर्मेशन रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 20 to 30 मिनट्स। और लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि लाइफ टाइम के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सेव हो। शॉर्ट टर्म मेमोरी का एग्जांपल दे दो, फोन नंबर जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए हम लोग याद रख सकते हैं, या बस का नंबर भी ले सकते हो। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिमेम्बरिंग योर चाइल्डहुड इवेंट्स। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ इल्यूजन। अब टाइप्स ऑफ इल्यूजन के बारे में बताओ। तो टाइप्स ऑफ इल्यूजन कितने हैं, हम लोगों ने 2 तो पढ़े थे, मुलर लायर इल्यूजन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन। मुलर लायर का इल्यूजन देखो 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना 2 पॉइंट्स का आंसर कैसे लिखा हुआ है। तो मुलर लायर का इल्यूजन में हम लोगों ने देखा था 2 लाइन्स जो कि सेम लेंथ पे थे बट अपीयर कर रहे थे कि वो ज्यादा बड़े हैं। मतलब एक लाइन जो था वो इस तरीके का था और दूसरा लाइन था जो कि इसी जैसा था पर वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, है ना। एंड हम लोग देख रहे थे कि जो पहला मतलब दोनों का साइज तो एक ही था, पर फिर भी हमें दूसरा वाला जो था वो ज्यादा लंबा दिख रहा था एंड पहला वाला जो था वो छोटा दिख रहा था इन कंपैरिजन। वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन में क्या था कि एक तो वर्टिकल था एक हॉराइजॉन्टल था, और हम लोगों ने देखा ये जो वर्टिकल वाला था अपीयर कर रहा था लॉन्ग देन दैट ऑफ द हॉराइजॉन्टल। हॉराइजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला भी दोनों ही सिमिलर साइज का था, बट हमें जो वर्टिकल वाला है उसका साइज लॉन्ग दिखाई दिया देन दैट ऑफ द हॉराइजॉन्टल। दिस इज वर्टिकल हॉराइजॉन्टल इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि तुम्हें स्टेज मॉडल, अगर तुम्हें ये 19 वाला नहीं आता तो इसका और को अटेम्प्ट कर सकते हो, विच इज द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी, ड्रॉ द डायग्राम ओनली। यानी कि स्टेज मॉडल तुम्हें पता है बुक में दिया हुआ था, उसका सिर्फ डायग्राम तुम्हें बनाना है, तो तुम डायग्राम बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, मोटिवेशनल साइकिल क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बना दो। तो मोटिवेशनल साइकिल का डायग्राम तो एकदम फर्स्ट पेज में दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम इट इज। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एक्सप्लेन करो 2 एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में भी, तो ध्यान से सुनो। अब क्या एडवांटेज तुम दे सकते हो, पहला एडवांटेज की कंट्रोल ओवर वेरिएबल, हम अपने वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है रेप्लिकेबल, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट भी करेंगे इन अंडर सिमिलर कंडीशंस फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है।
देन आ जाओ तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे फिर भी बार बार तुम्हें डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, एक लास्ट बार बता रही हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो कि एक्सपेरिमेंटर के द्वारा या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर रिसर्चर के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। वेराज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ना, कि जो हम देखते हैं कि डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स को टेक्निक दे रही हूँ और फिर मैं देखूंगी कि उनके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं थ्रू दीज टेक्निक्स और नॉट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी एज अ रिसर्चर। यहाँ पे जो स्टडी टेक्निक्स है ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे हाथ में है। मैं कोई भी टेक्निक्स तुम्हें सिखा सकती हूँ स्टडी से रिलेटेड। लेट्स सपोज 10 टेक्निक है एंड मैं उसमें से 5 सिखाना चाहती हूँ या 2 सिखाना चाहती हूँ, तो दैट इज ऑन माई हैंड। सो दिस इज योर स्टडी टेक्निक्स विच इज इन माई हैंड। वेराज तुम्हारा जो स्कोर्स होगा वो स्टडी टेक्निक्स पे डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अच्छी स्टडी टेक्निक्स तुम्हें बताऊं तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, वेराज अगर मैं तुम्हें गलत काइंड ऑफ स्टडी टेक्निक्स बताऊं तो तुम्हारे मार्क्स कम आ जाएंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो डिपेंडेंट किस पे है, जो स्टडी टेक्निक्स मैं तुम्हें दूंगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एट द सेम टाइम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर सी, जो कि है तुम्हारा 3 मार्क्स का। तो ध्यान देना है कैसे 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इसमें डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन के बारे में बताओ, डिफाइन करो। सो डिफाइन कर देना है तुम्हें, ग्रोथ क्या होता है बता देना, फिर डेवलपमेंट क्या होता है बता देना, एंड मैच्योरेशन क्या होता है बता देना। इसके एग्जांपल दे दोगे तो और अच्छा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, मैं जल्दी जल्दी क्यों चल रही हूँ बिकॉज वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो तुम लोग को दिक्कत हो जाता है देखने के लिए, राइट। सो जनरली क्योंकि तुम लोग प्रेफर करते हो एग्जाम से एक दो दिन पहले देखने का, सो दैट्स वाई मैं तुम्हें थोड़ा सा कोशिश करो कि जितना कम टाइम में हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम लोग आराम से क्वेश्चन को पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगी और वहां पे तुम्हें आराम से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता इन केस, तो ये और वाला क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो, विच इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्बल लर्निंग। कौन है इन्वेंटर वर्बल लर्निंग का, इसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए, कौन है इन्वेंटर। एंड व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड इन वर्बल लर्निंग। देखो इन्वेंटर कौन थे, एबिंगहॉस थे, ठीक है। एंड मेथड्स क्या है ऑफ वर्बल लर्निंग, वो देख लो। मेथड है दैट इज रिपीटेशन, फिर एसोसिएशन जो कि फ्री एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं, एंड सीरियल लर्निंग जिसके बारे में मैंने जनरली बहुत बताया। तो यहाँ पे लिख देना कि कौन है इन्वेंटर ऑफ योर वर्बल लर्निंग, एंड दूसरा है मेथड यूज्ड इन वर्बल लर्निंग, तो वो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर है 23, दैट इज डिफरेंस बिटवीन, बताओ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पे एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पे। इसका तुम टेबल भी बना सकते हो। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब कि वो इंटरव्यू जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हैं, मैं ये क्वेश्चंस ही तुमसे पूछूंगी जब तुम इंटरव्यू के लिए आओगे। तो नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब ऐसा इंटरव्यू जिसमें मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, मैं कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ सकती हूँ, दैट इज योर नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ओके। मूविंग ऑन टू the next question, which is the or question of question number 23, that is what is motivation and types of motivation बता दो, ठीक है, 3 मार्क्स में। सो मोटिवेशन क्या है, डेफिनेशन दे दो हो जाएगा, एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में 2 पॉइंट्स दे दो। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, साइको सोशल मोटिवेशन से मोटिव्स, या फिर बायोलॉजिकल मोटिवेशन या फिर मोटिव्स, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन दे दो। जैसे साइको सोशल मोटिव्स मतलब वो मोटिव्स जो हमारे सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से लिए जाते हैं, एंड बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं जैसे कि हंगर, थर्स्ट एंड ऑल, राइट। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में, आरव जो कि 4 साल का बच्चा है वो बहुत रेस्टलेस है, वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वो एक जगह पे तो बैठ ही नहीं सकता लॉन्ग टाइम तक। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ करता है, थकता ही नहीं है, वो बस करता रहता है। डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, वो एक जगह पे ध्यान लगा के बैठ ही नहीं सकता। नॉट इन स्टडी ऑल्सो, कोई एक्टिविटी भी ढंग से नहीं कर सकता, डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड उसे अटेंशन पे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, किसी की भी बात नहीं सुनता। तो अब तुम्हें बताना है कि इस केस में आरव को जो कि 4 साल का बच्चा है उसे क्या प्रॉब्लम है, एंड ट्रीटमेंट क्या है इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसे, ADHD, वेरी गुड, जिसने भी सही गेस किया है। एंड ट्रीटमेंट क्या है, तो तुम लोग ट्रीटमेंट बता दो जो हम लोगों ने पढ़ा था बॉक्स के अंदर, एंड मैंने बोला था बॉक्स को भी अवॉइड मत करना, देखो बॉक्स से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ट्रीटमेंट लिख देना, बिहेवियर इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल थेरेपी देना है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि दिया जाता है जनरली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज
एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज सिमिलर टू द स्टेज मॉडल। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देना एक शॉर्ट सा, फिर आराम से अपने स्टेज ऑफ मॉडल को बता देना एंड कंक्लूजन भी दे देना, दैट विल बी द बेस्ट वन। सो स्टेज मॉडल में तुम्हारा क्या होता है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म में जाता है एंड शॉर्ट टर्म से हमारा मेमोरी लॉन्ग टर्म में जाता है। अगर हम लोग कंटिन्यूसली रिपीट करें एंड इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें, लिंक करते हुए समझें, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था इन डिटेल, सो वही तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। इसका और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बताओ बिटवीन डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। सो क्या होता है डिफरेंस, लेट्स सी। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो हमारे फैक्ट्स एंड इवेंट्स को याद करने वाली होती है, वेरएस प्रोसीजरल मेमोरी मतलब वो मेमोरी जहाँ पे हम अपने स्किल्स को, अपने एक्शंस को या फिर एक्टिविटीज को सेव करते हैं, जैसे बाइक राइडिंग हो गया, म्यूजिक प्ले करना हो गया, कुकिंग हो गया, ये सब हमारे प्रोसीजरल मेमोरी में आते हैं। वेरएस डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या आ गया, जैसे कि हमें कुछ फैक्ट्स याद हो, जैसे कि रिपब्लिक डे कब है, right? So let's see the answer of question number 26, which is define attention and उसके examples, उसके types बता दो with examples. So attention क्या होता है, so we all know that attention क्या होता है, it is a process जहाँ पे हम focus कर रहे हैं on specific information या फिर stimuli. अब types की बात करें तो sustained attention होता है, selective attention होता है, divided attention होता है, तो उन सबको explain कर दो with examples जिससे तुम्हारे 4 marks clear हो जाए, ठीक है। section D is of 4 marks, remember it. देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे, विच इज क्या होता है फॉरगेटिंग एंड कैसे टेक्स प्लेस करता है फॉरगेटिंग। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आंसर पे। फॉरगेटिंग क्या होता है बता दो कि इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी इन्फॉर्मेशन इज नोन एज योर फॉरगेटिंग। देन बता दो कि कैसे फॉरगेटिंग टेक्स प्लेस करता है, ट्रेस डीके थ्योरी हो गया, इंटरफेरेंस थ्योरी हो गया, रिट्रीवल फेलियर, दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे क्यू डिपेंडेंट लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड विद दैट, ओके। तो ट्रेस डीके मतलब कोई इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन मेमोरी में बहुत टाइम से सेव है पर उसका यूज नहीं हो रहा, तो वो खत्म हो जाएगा या फेड हो जाएगा। इंटरफेरेंस मतलब कोई इंटरफेरेंस हो गया न्यू से ओल्ड वन वाला का, राइट। रिट्रीवल क्यूज नहीं देने से भी हम बहुत से इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं, दैट इज रिट्रीवल क्यूज। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने बहुत सी चीजें बोल रखी हैं, क्यों बोल्ड करके रखा है, ताकि मुझे जैसे ही मैं देखूं मुझे वो आंसर याद आ जाए तुरंत, राइट। सो दैट इज योर क्लूज या फिर क्यू बोल सकते हैं, रिट्रीवल क्यूज, ठीक है, जो कि जनरली हम लोग नोट्स में यूज करते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, देन यू कैन मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन विच इज डिफाइन निमोनिक्स एंड सजेस्ट अ प्लान टू इम्प्रूव योर मेमोरी। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें अगर तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मेमोरी बताया, मेमोरी वाला वीडियो में तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, ये दोनों ही क्वेश्चन एक्चुअली। सो एनसीईआरटी से भी प्रैक्टिस करते हुए चलो, बिकॉज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ जाते हैं। सो ये रहा तुम्हारा आंसर। निमोनिक का डेफिनेशन लिख दो। निमोनिक मतलब क्या होता है कि इट इज समथिंग विच इट इज अ प्रोसेस जहाँ से हमें हेल्प मिलती है टू इम्प्रूव और रिकॉल information, राइट। प्लान क्या बता दे, टू इम्प्रूव योर मेमोरी, तो हम लोगों ने बुक में पढ़ रखा था, जैसे मेथड ऑफ लोकी हो गया, कीवर्ड मेथड, विजुअलाइजेशन। सो दीज आर द प्लान यू कैन शेयर ऑन। यहाँ पे और भी प्लान्स तुम शेयर कर सकते हो, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। 29 कॉन्फ्लिक्ट वाला भी तुम्हारा रैशनलाइज सिलेबस के हिसाब से नहीं है, सो नो नीड टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। साइकोसोशल मोटिव्स क्या होता है, 4 मार्क्स का है, यहाँ पे 4 मार्क्स का है वैसे। सो साइकोसोशल मोटिव्स क्या होता है, यू कैन राइट ओवर हियर। साइकोसोशल मोटिव्स मतलब जैसे मैंने डिस्कस किया था, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हमें सोशल और साइकोलॉजिकल जब इंटरैक्ट करते हैं फैक्टर्स, देन हमारा साइकोसोशल मोटिव्स डेवलप होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। इसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। दैट विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 मार्क्स, 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाओ। अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो और क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग एंड एक्सप्लेन द इंसाइटफुल लर्निंग। सो इंसाइटफुल लर्निंग से कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, जैसे मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो एक्चुअल में ये इंसाइटफुल लर्निंग इज ऑल अबाउट इनसाइट लर्निंग विच इज वी हैव रेड इन कॉग्निटिव लर्निंग, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग के टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो कौन है इन्वेंटर इंसाइटफुल लर्निंग का, इट्स कोहलर, ठीक है। पूरा नाम याद नहीं होता, जनरली हम लोग को टाइटल याद होता है, तो भी चलता है। अब बता दो कि भाई इंसाइटफुल लर्निंग क्या है, एक्सप्लेन कर लो। अब 3 पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करने में लगा दो, ये मैंने बेसिक्स लिखा है, बट यू हैव टू इंक्लूड दीज। इसका तुम लोग ब्रेक करके इन डिटेल में तुम्हें एक्चुअल में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। 1 पॉइंट विल बी दिस। इंसाइटफुल लर्निंग क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हमें सडन रियलाइजेशन होता है प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम था जिसका मैं सॉल्यूशन खोज रही थी और मैं अचानक से मेरे दिमाग में आंसर आ गया, तो दैट इज योर इंसाइट लर्निंग। जहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था
चिंपैंजी को एक जगह पे बंद रखा था। उन्हें बहुत भूख लग रही थी और उनको जहाँ पे बंद रखा था उनके पास क्या था, स्टिक था एंड फूड लटका हुआ था पेड़ पे। तो उन्होंने स्टिक को यूज करके पेड़ से फूड तोड़ लिया। तो दैट वाज योर एग्जांपल देयर ऑफ इनसाइड लर्निंग। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एंड आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया मेरे साथ। एंड कोई भी डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो अगेन मैं बोल रही हूँ कॉमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो मुझसे, मैं बता दूंगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना। ठीक है, एंड एग्जाम से पहले रिलैक्स रहना, बहुत मेहनत कर ली है तुम लोगों ने, सो जस्ट बी काम। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखना, बाय।